हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियोस डाल चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि का उपयोग तब किया जाता है जब दूषित पदार्थों का घनत्व घनत्व या उछाल कच्चे माल से भिन्न होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तैरने की क्रिया। तैरने की क्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब दूषित पदार्थों का घनत्व या उछाल कच्चे माल से भिन्न होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जमे हुए भंडारण के दौरान सतह के सूखने को नियंत्रित किया जाता है या किया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तापमान का रखरखाव और पर्याप्त पैकेजिंग, दोनों इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि कुंतकों को नियंत्रित किया जाता है। तो कुंतकों को जो है किससे नियंत्रित किया जाता है? जहरीला चारा और चूहे जाल, जैविक विधि, उपरोक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है डिब्बाबंदी में लक्ष्य सूक्ष्म जीव हैं, तो कौन सा है? वो है PA 3679 है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एरोबिक खाद्य विकृति और रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को दबाया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमेक्टेंटस और थकाऊ जो है, दोनों ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है दूध से क्रीम अलग करने के लिए किस तकनीक लागू की जाती है? तो कौन सी तकनीक जो है लागू करी जाती है? वो हो जाएगी केंद्रापसारण तकनीक जो है लागू करी जाती है, केंद्रापसारण। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि कुछ सेकंड के लिए लगभग 100 सेल्सियस तापमान पर ताप उपचार को कहा जाता है। तो ताप उपचार को क्या कहा जाता है? तीखा कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? तीखा कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है एंजाइम संवेदनशील होता है। तो एंजाइम कैसे संवेदनशील होता है? वो होता है तापमान और pH दोनों से जो है संवेदनशील होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भोजन में गुणवत्ता संबंधी दोष निम्न कारणों से होते हैं। तो कौन से कारणों से होते हैं? एक तो हो गया है मूषक और दूसरा हो गया है कीड़े। ठीक है, मूषक और कीड़े जो है भोजन में गुणवत्ता संबंधी दोष निम्न कारणों से होते हैं। किससे? मूषक, कीड़े। ठीक है, तो इसका जो है सी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवी गतिविधि के कारण भोजन में होने वाली खराबी को विलंबित किया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो पहला भी हो जाएगा इसमें कि भोजन में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश पर रोक लगाना, और दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का भौतिक निष्कासन, और तीसरा हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की गतिविधि में बाधा डालना। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि भोजन में ऑटोलिसिस को रोका या विलंबित किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? एंजाइमों का विनाश। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंदी के जनक है। तो डिब्बाबंदी के जो है जनक कौन है? वो कौन है? निकोलस एपर्ट हैं। कौन है? निकोलस एपर्ट हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि 1980 के दशक में लुई पास्चर ने पाया कि बीमारी और क्षय का मुख्य कारण बताया है। तो कौन सा कारण बताया है? वह सूक्ष्म जीवों का कारण बताया है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का कारण है। तो कौन सा कारण है? वो है 40 से 50%। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि हरित क्रांति किस पर आधारित होती है? तो हरित क्रांति जो है जीव विज्ञान पर आधारित होती है। धूप में सुखाने के बाद
खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा भिन्न होती है। तो कितने प्रतिशत भिन्न होती है? वो 10 से 15% जो है भिन्न होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि विकिरणों में अन्य विकिरणों की तुलना में बहुत अधिक प्रवेश शक्ति होती है, तो कैसी होती है? वो होती है गामा की। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि खाद्य लेवल में शामिल होना चाहिए। खाद्य लेवल में क्या क्या शामिल होना चाहिए? भोजन का नाम, सामग्री की सूची, निर्माण की तिथि। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका जो है राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कैन निर्माण में स्टील प्लेट पर एक पतली सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है एक अच्छी पैकेजिंग सामग्री होनी चाहिए, तो एक अच्छी पैकेजिंग सामग्री कौन सी होनी चाहिए? उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। तो कम लागत और गैर विषैले, और दूसरा हो जाएगा आसानी से भरा और निपटाया जा सकता है। तीसरा हो जाएगा प्रकाश, तापमान और नमी के विरुद्ध अवरोध प्रदान करें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के विकिरण के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग की जाने वाली सबसे अधिक कीटाणुनाशक तरंग दैर्ध्य है, तो वो कौन सी तरंग दैर्ध्य है? वो है 200 से 280 nm है। ठीक है, 200 से 280 nm है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कानून के अनुसार सिंथेटिक सिरके में कम से कम कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत होना चाहिए? 4% होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि स्पिरिट में अल्कोहल की सांद्रता भिन्न होती है, तो कितने प्रतिशत भिन्न होती है? वो होती है 40 से 50% जो है स्पिरिट में अल्कोहल की सांद्रता भिन्न होती है। फिर उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि वाइन में अल्कोहल की सामान्य सांद्रता भिन्न होती है, तो कितने प्रतिशत भिन्न होती है? 3 से 15% वाइन में अल्कोहल की सामान्य सांद्रता जो है भिन्न होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि तकनीकी रूप से उन्नत देशों में किण्वन प्रक्रिया का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आहार में स्वाद और विविधता जोड़ने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अल्कोहलिक किण्वन में अंतिम उत्पाद में कितने प्रतिशत एथिल अल्कोहल होता है? तो कितने प्रतिशत एथिल अल्कोहल होता है? वो होता है 3 से 5% एथिल अल्कोहल होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका उपयोग आमतौर पर वसा और तेलों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा टोकोफेरॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है टमाटर के रस में कितने प्रतिशत ठोस पदार्थ होता है? तो टमाटर के रस में जो है कितने प्रतिशत ठोस पदार्थ होता है? वो होता है 5 से 10% टमाटर में ठोस पदार्थ होता है। उसके बाद पूछा गया है अगले प्रश्न में कि खाद्य सुरक्षा के साधन हैं, तो खाद्य सुरक्षा के साधन कौन है? एक तो हो गया भोजन की पर्याप्तता, दूसरा हो गया भोजन की पर्याप्त उपलब्धता, तीसरा हो गया है आपूर्ति और पहुंच दोनों की विश्वसनीयता, और चौथा हो गया है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों से नमी को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है खाद्य पदार्थों में नमी को? एक तो बाष्पीकरण और सांद्रता के द्वारा, दूसरा है डिहाइड्रो फ्रीजिंग के द्वारा, जो है दोनों के द्वारा खाद्य पदार्थों में से नमी को हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ज़मीन पर पानी का आयतन बढ़ता है, तो ज़मीन पर जो है पानी का आयतन कैसे बढ़ता है? 10% बढ़ता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक है, तो द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कैसा है? वो है -196 डिग्री सेल्सियस है। कैसा है? -196 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि Ca भंडारण में CO2 की सांद्रता है, तो Ca भंडारण में CO2 की सांद्रता कैसी है? वो है 10% से ऊपर है। कैसी है? 10% से
ऊपर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि आमों को पकने में देरी की जा सकती है। आमों को पकने में देरी की जा सकती है, तो कैसे करी जा सकती है? वो है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग करके। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर एक सामान्य प्रयोजन उपकरण है जिसमें तापमान को नियंत्रित और बनाए रखना जाता है। ठीक है, बनाए रखा जाता है। तो कितने सेल्सियस पर जो है नियंत्रित बनाए रखता है? तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर जो है नियंत्रित बनाए रखता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अंडों को कोल्ड स्टोर में लगाने में सबसे पहले किस में डुबोया जाता है? तो अंडों को जो है कोल्ड स्टोर में लाने से पहले किस में डुबाकर रखा जाता है? तो किस में डुबाकर रखा जाता है? खनिज तेल में डुबाकर रखा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भोजन का तापमान मात्र इतना कम करके उसका जीवन काल दोगुना किया जा सकता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस कम करके जो है उसका जीवन काल दोगुना किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि वाष्प संपीड़न चक्र प्रशीतन प्रणाली का हृदय है। तो कैसा है? कंडेंसर है। कैसा है? कंडेंसर है। डिब्बाबंदी करते समय डिब्बों को अधिक पकने से बचाने के लिए लगभग कितने सेल्सियस तक ठंडा किया जाना चाहिए? तो कितने सेल्सियस तक जो है ठंडा किया जाना चाहिए? वो है 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंडा किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा कि डिब्बाबंदी के दौरान भोजन में ऊष्मा के प्रवेश को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन सा कारक है? वो हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा कि कंटेनर की प्रकृति का आकार, और दूसरा हो जाएगा समय, तापमान और संबंध। इसके जो है दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट जो है फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।